मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका नए क्लास में नए सेमेस्टर में सभी का स्वागत है। चूँकि कोविड-19 महामारी के कारण आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए, आपकी पढ़ाई के नुकसान ना हो इस कारण आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी। मैं आशुतोष मिश्रा आपको थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक सर्किट सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे हम हिंदी में विद्युत परिपथ भी कहते हैं। विद्युत परिपथ हर जगह है, आपने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था सब्जेक्ट जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जनन, संचरण और विभाजन। तो यहाँ पर जीटीडी जो था, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पावर सिस्टम का पार्ट है और उस सिस्टम में सर्किट के माध्यम से ही जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई को हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके लिए हम बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ का उपयोग कहाँ पर होता है, किस प्रकार किया जाता है, विद्युत परिपथ को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या थ्योरम है, इनका किस प्रकार से संयोजन किया जाता है, कॉम्बिनेशन किस प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार में किए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमको विद्युत परिपथ के माध्यम से, इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से इस सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सभी लोग CSV2 के साइट से सबसे पहले थर्ड सेम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे मैं आपके सामने ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो सब्जेक्ट है हमारा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बारे में एक सिलेबस मैंने ले आया है। इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया है, टोटल 7 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट। प्रिंसिपल ऑफ सर्किट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे परिपथ का सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत होते हैं किसी भी सर्किट या परिपथ के लिए। तो आप सभी 10वीं पास करके आए हुए हैं, बेसिक साइंस आपने पढ़ा है, तो सभी को ये तो पता ही होगा कि ओम का नियम क्या होता है, थ्योरी ऑफ ओम्स या ओम्स लॉ। जैसे आपको ओम्स लॉ, जिसे हम बोलेंगे ओम का नियम, ये बेसिक है जो आप सभी ने 10वीं में साइंस में पढ़ा होगा। लेकिन इस ओम के नियम को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मूल तत्व होते हैं किसी भी विद्युत परिपथ के, उनके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे जो मूल तत्व हैं किसी भी सर्किट के, वो हैं वोल्टेज, जिसको हम हिंदी में विभव कहते हैं। दूसरा है करंट, जिसको हम हिंदी में धारा कहते हैं। तीसरा है
पावर, जिसे हिंदी में शक्ति कहा जाता है। और चौथा और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी भी ओम्स के नियम को जानने से पहले या किसी भी विद्युत परिपथ को आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है या किसे कहते हैं, करंट क्या होता है किसे कहते हैं, पावर क्या होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिक साइंस में 10th में आपने वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड के फिजिक्स में भी कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा। वोल्टेज को हम कैपिटल V या V के द्वारा शो करते हैं, धारा को I के द्वारा शो करते हैं, पावर को P के द्वारा शो करते हैं और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को R के द्वारा शो किया जाता है। तो यहाँ पर जो धारा है या जो करंट है, आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत ज्यादा संख्या में आपस में मिलकर किसी निश्चित दिशा में फ्लो होते हैं और इनके फ्लो होने की माध्यम जो होती है वो किसी बल के द्वारा होता है। तो धारा को भी यदि हम डिफाइन करें, परिभाषित करें तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, धारा इज होता है आपका आवेश प्रवाह की दर, या इंग्लिश में यदि हम इसको बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। न्यूमेरिकली इसको हम डिफाइन करें तो धारा I होता है dq/dt, जहां पर q है आपका चार्ज और t है आपका टाइम। तो यहां पर यदि हम करंट को समझना चाहें तो करंट जो होता है वो आवेश प्रवाह की दर होता है। आवेश मतलब चार्ज, चार्ज किससे बनते हैं आपके, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन छोटे छोटे एटम्स होते हैं जो गुच्छों में मिलकर एक चार्ज क्रिएट करते हैं। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके द्वारा ये पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर्टिकुलर टाइम में किसी समय पर जितनी ज्यादा मात्रा में या जितनी मात्रा में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो चार्ज है किसी पर्टिकुलर प्लेस से फ्लो होती है तो उस रेट ऑफ फ्लो को, उस चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू करंट। I is equals to dq/dt where q is equals to charge, t is equals to time। अब धारा को हम का जो मात्रक है, जो मापा जाता है, धारा को हम एम्पियर के द्वारा शो करते हैं और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल वो एरो के फॉर्म में होता है। इस तरीके से एरो का जो हेड होता है वो उसके फ्लो ऑफ डायरेक्शन को बताता है कि वो किस दिशा में बह रहा है।
तो यहाँ पर जो करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, जहाँ पे I dq/dt, क्यों यहाँ पर चार्ज है और t टाइम, I dq/dt करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका जो सिंबल है वो एक सर्कल के अंदर एरो के रूप में होता है, जिसका हेड इसको बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा होता है वोल्टेज, विभव, जिसको सिंपली हम समझते हैं कि वोल्टेज, जैसे आप जनरली बात करते हैं वोल्टेज क्या है, विभव क्या है, घरों में लाइट का फ्लक्चुएशन होता है तो आप बोलते हो वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज अप हो गया। तो वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज एक प्रकार का बल होता है जो करंट के फ्लो होने का काम कराता है। अगर इसको हम सिंपली आपके 10th लैंग्वेज में बात करें तो किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। मतलब वोल्टेज V = चार्ज को लाने में किया इसे हम dq/v/w के द्वारा शो करते हैं। q यहाँ पर चार्ज है, w यहाँ पर वर्क है। q = चार्ज और w = वर्क। तो किसी आवेश को, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभव या वोल्टेज कहते हैं। ये 10th साइंस के हिसाब से था। तो इसे वोल्टेज को हम जनरली वोल्ट के द्वारा शो करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो प्लस माइनस के द्वारा इसी सर्कल में बताया जाता है। तीसरा जो चीज है इसमें पावर, शक्ति। शक्ति को यदि हम कहना चाहें तो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाता है? आपका पावर कहलाता है। P होता है dw/dt, रेट ऑफ वर्किंग, कार्य करने की दर। रेट ऑफ वर्किंग का W वर्किंग को बता रहा है, T टाइम को बता रहा है। W = वर्किंग और T = टाइम। तो कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? पावर या शक्ति कहलाती है। इसे हम वॉट के द्वारा मात्रक में इसको मापते हैं और ये जनरली जो पावर होता है वो आपके वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब वोल्टेज इनटू करंट = पावर। तो ये एक बेसिक चीज है जो जानकारी होती है, 10th साइंस में हम सभी पढ़े रहते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सर्किट में इन बेसिक चीजों के अलावा जो प्रिंसिपल है, जैसे मैंने आपको बताया ओम्स का नियम, दूसरा किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ओम्स भी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने वोल्टेज और करंट, ओम्स के नियम में, ओम्स जॉर्ज साइमन ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे,
का प्रतिपादन किया, एक नियम की परिकल्पना की, एक नियम बताया जिसे हम सभी ओम्स के नियम से जानते हैं। इन्हीं के बाद एक किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ओम्स के नियम को भी और ज्यादा स्टडी किया, उस पर और ज्यादा वर्क किया, और ओम्स ने अपने नियम में वोल्टेज और करंट को बताया था। तो उन्होंने भी ओम्स के नियम की धारणा को लेते हुए अपने दो नियम दिए। एक नियम उन्होंने वोल्टेज के ऊपर दिया जिसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, और दूसरा नियम उन्होंने करंट के ऊपर दिया जिसे किरचॉफ्स का करंट लॉ कहते हैं। इस चैप्टर में हमें इसके अलावा रेजिस्टेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का संयोजन करते हैं। उसके अलावा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि किसी भी परिपथ में जब हम मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट हम परिपथ मतलब होता है एक बंद परिपथ, किसी भी बंद परिपथ में ही आपकी धारा का मान प्रवाहित होगा। अगर परिपथ आपका खुला है तो वहां करंट फ्लो नहीं होगा। परिपथ हमेशा क्लोज्ड फॉर्म को ही हम कहेंगे, या क्लोज्ड फॉर्म में ही हमारी सप्लाई या करंट का प्रवाह होगा। तो किसी भी बंद परिपथ में धारा किस दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि आपकी धारा बह रही है तो उसका उसमें मतलब हम किस प्रकार से हम उसको पॉजिटिव या निगेटिव मानेंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या उसको न्यूमेरिक जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से हम वहां पर पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, इसका जो निर्धारण है वो हम साइन कन्वेंशन के द्वारा करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें स्टार और डेल्टा कन्वर्जन भी पढ़ना है। स्टार और डेल्टा कन्वर्जन जो है वो बहुत ही अच्छा मेथड है जो किसी भी बड़े सर्किट को सिंपलीफाई करते हुए उसे एक छोटे रूप में लाकर उसका मान निकाला जाता है। तो यहाँ स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में बदलने के भी जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पहला चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर में आपका है एनालिसिस ऑफ नेटवर्क यूजिंग सर्किट प्रिंसिपल। यहाँ पर सर्किट प्रिंसिपल परिपथ के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारा नेटवर्क है उसको हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो नेटवर्क का एनालिसिस है वो हम दो प्रकार से करते हैं। एक कहलाता है आपका मेश करंट एनालिसिस और दूसरा कहलाता है हमारा नोड वोल्टेज एनालिसिस। तो इनके डेरिवेशन है मेश करंट एनालिसिस के सर्किट प्रिंसिपल के द्वारा ही और नोड वोल्टेज एनालिसिस भी। इनके अलावा एक सुपर मेश करंट एनालिसिस होता है और सुपर नोड वोल्टेज एनालिसिस भी होता है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू के हम पहले इन दो चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बनाकर देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। आपके जो एग्जाम में जो अभी तक का पुराना पैटर्न है वो 60-65% न्यूमेरिकल आते हैं और 35 to 40% आपके थ्योरी आते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतने इजी हमें ये सब्जेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं या मैं यदि आपको एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं तो आप कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करें, थोड़ा सा चेंज करके या बुक में जो है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको ही करना है। मैं जितना हो सकता है न्यूमेरिकल आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के जो सर्किट्स होंगे उनको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, कौन सा मेथड लगाना है, क्या ट्रिक्स हैं,
ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अपने कैलकुलेटर को रोज लेके आना है इस क्लास के लिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आज हमारा फर्स्ट क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी के लिए कि हमारा क्या सब्जेक्ट है और हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी क्या क्या चीजें पढ़नी है। टोटल हमारे सब्जेक्ट में 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स में सभी चैप्टर में आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी कुछ ही है, न्यूमेरिकल मैक्सिमम है। तो आप सभी से फिर से मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, डिफरेंट पैटर्न्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड तो हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और हम इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे पहले चैप्टर को लेकर।